Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. In today's session, we are going to cover fundamentals of HRM in the CAB on the go series. तो जो ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं कि कैब ऑन द गो हम लेकर आए हैं स्पेशली विद द एम कि हम 50 टॉपिक्स ऐसे कवर करें जो कि एग्जाम में आपको 50 मार्क्स क्वालिफाई करने में या सिक्योर करने में मदद करें. सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब के लिए कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार चेकआउट करो क्योंकि वो आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में मदद करते हैं, तो आपको कोर्सेज में एग्जाम्स में जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैब में फ्री मटेरियल पर क्लिक करना है. फ्री मटेरियल पर क्लिक करके जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये डाउनलोड कैप पीवाईक्यूज का ऑप्शन दिखेगा एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. अपनी डिटेल्स डालिए और यहाँ पर ये फ्री ई बुक डाउनलोड आप कर सकते हो जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे. ये एग्जाम के पैटर्न को समझने में, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने में, ताकि आप डायरेक्शन दे सको अपने प्रिपरेशन को, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे. सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देखो, बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज लगते हैं, है ना. वो रिसोर्सेज लैंड, लेबर, है ना, और अपना एंटरप्रेन्योर और आपका कैपिटल, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जो कि साथ में चलकर, साथ में यूज होकर बिजनेस को प्रॉफिटेबल या एग्जीक्यूटेबल बनाने में मदद करती हैं. अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, एचआरएम है ना, ये बहुत एक जनरलाइज्ड सब्जेक्ट है, तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पर थोड़ी जनरलाइज्ड रहने वाली हैं. जब थ्योरीज या कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की बात आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगी. बाकी एक पर्सपेक्टिव की बात है, ओवरऑल जनरलाइज पर्सपेक्टिव आपको होना चाहिए कि ये किस बारे में है, क्या एग्जैक्टली ये बात करता है. तो एज आई टोल्ड यू कि बिजनेस को चलाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और उन रिसोर्सेज में से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमंस का, यानी कि उसमें काम करने वाले लोग. आप बहुत सारी और चीज़ें इधर उधर रिप्लेस कर सकते हो बट यू कैन नॉट रिप्लेस द इनपुट बाय एवरी ह्यूमन रिसोर्स. हर इंसान की अपनी कोई खूबी है, अपना एक स्किल सेट है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस स्किल सेट को, उस इंसान जो योगदान वो दे सकता है, उसे बढ़िया तरीके से मैनेज करें. तो इन सभी डायनेमिक को केटर करना, जिसे हम कहते हैं स्किल, को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड मेकिंग देम केपेबल ऑफ जॉइंट परफॉर्मेंस, मैक्सिमाइजिंग देयर स्ट्रेंथ एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर वीकनेसेस. क्योंकि हर इंसान में स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ को हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में यूज़ करें और उनकी वीकनेसेस को इतना मिनिमाइज कर दें कि उसका बुरा इम्पैक्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर ना आए. तो एक अच्छा मैनेजमेंट या एक अच्छा मैनेजर जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो यही काम करता है. मैनेजमेंट थ्योरीज जो है वो यूनिवर्सल सोल्यूशन है, नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सोल्यूशन की तरह सामने नहीं आ सकती, लेकिन हाँ वो एक रास्ता आपको ज़रूर बता सकते हैं. तो अगर मैं कहूँ कि एक कोई एचआरएम की थ्योरी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की थ्योरी है, जिसके हिसाब से इंसानों को इस तरीके से अपने कामों पर, पर्टिकुलर जॉब्स पर डिप्लॉय करना चाहिए, है ना, या इस तरीके से ह्यूमंस को मैनेज करना चाहिए. अब ये थ्योरी एक यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि हर जगह पर एक ही चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ लग के और सेम आउटकम दे, वो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान अलग है, उसका स्किल सेट अलग है, उससे चाहने वाला, हम जो आउटकम चाहते हैं वो अलग है. लेकिन ये एक सही पाथवे का काम ज़रूर कर सकती है, गाइडेंस फ्रेमवर्क का काम ज़रूर कर सकती है. ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइमरीली सोशल सिस्टम्स कंबाइनिंग पीपल एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, लोग भी होते हैं एंड टेक्नोलॉजी होती है, सिस्टम्स होते हैं, और इन सबका आपसी तालमेल से एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है. ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. टेक्निकलिटीज, आईटी है, स्ट्रक्चर है, प्रोसेसेस हैं, इन सबको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इन सबको ऑटोमेट किया जा सकता है, इन सबको रिप्लेस बहुत जल्दी किया जा सकता है. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक लौती ऐसी चीज़ है जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये, अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास, देखो, अगर आपको 10,000 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, लेट्स से आप चॉकलेट्स बनाते हो, आपको 10,000 चॉकलेट्स एक दिन में मैन्युफैक्चर करनी है. आप अपनी मशीन खरीद के ज़्यादा, है ना, कम टाइम में ये फुलफिल कर सकते हो. आपको पता है कि अगर प्रोडक्शन का काम है वो एक पर्टिकुलर तरीके से निकलेगा और उसका आउटकम जो है वो डिसाइडेड है और वो हो जाएगा, है ना. वो मशीनरी कह लो आप,
अपना आईटी सॉल्यूशंस कह लो, प्रोसेसेस जो चलती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको कह लो, उनके आउटकम्स आपको पता है क्या होंगे, उधर इनपुट बढ़ाओगे उधर आउटकम निकलेगा। लेकिन एचआर का क्वांटिटी बढ़ाने से काम नहीं चलता। हो सकता है कि आपके पास बहुत कम लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो इतने अच्छे लोग हैं, वो इतना दिल से अपना काम करते हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी में अपना काम करते हैं कि 10,000 एम्प्लॉयज़ भी उसके इक्विवेलेंट काम नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसको इन डेप्थ में स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत मेजरली डिफाइन करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होएगी या अनसक्सेसफुल। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, है ना, उनके गुडविल के बारे में नहीं सोचते हो, और फिर भी बस सोचते हो कि और एम्प्लॉयज़ हम एम्प्लॉय कर लें, 100 के हम 500 कर लें, और बस उनको एक मिनिमम पे दे के हम बस उनको गाइड ना करें, उनकी स्किल सेट ना जाने, बस उनसे गधों की तरह काम निकलवाते रहें, तो उस केस में जो आउटकम होगा दैट इज ऑब्वियसली विल नॉट बी इक्वल टू सम, मतलब इक्वल टू ऑप्शन बी, जहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी वाला है और सही तरीके से आप उसे मैनेज कर रहे हो। Organizations need to manage their human resource effectively to improve the development and effectiveness. In a competitive, globalized environment, the differentiator for organizational success is skill, knowledge, attitudes of human beings. ठीक है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स को अलग जो चीज़ें बनाती हैं वो है उसका स्किल सेट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, क्या वो स्किल्स ऑलरेडी लेकर आता है, नॉलेज उसको क्या है, कैसे उसे अपग्रेड किया जा सकता है, और काम करने के जो एग्जीक्यूशन के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस कैन बी रिप्लेस्ड, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को तो आप रिप्लेस कर लोगे, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप नहीं कर सकते। ये हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। सो पीटर एफ ड्रकर emphasizes that qualitative aspects such as change, innovation, risk, vision, rewards and motivation are crucial for organizational success। ठीक है जी, तो ऐसा हमें बताया गया है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे कि चेंज होना ऑर्गेनाइजेशंस का, इनोवेशंस नई नई आना, रिस्क कम जहाँ पर है ना, सेफ, आपके दिमाग में एक सेफ्टी है, आप उसकी बेसिस पर काम कर रहे हो, रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है, आपके अंदर एक ड्राइव है, मोटिवेशन है, तो ऑब्वियसली ये सब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के एस्पेक्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। हर एक मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली, बट कलेक्टिवली दे वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। इंडिविजुअली हो सकता है मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को समझाती हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बहुत अच्छी समझाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा सक्षम ना हूँ। अब अगर कोई यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यहाँ पर मैनेजर बैठे हो, आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर बैठे हो, यू हैव टू एम्प्लॉय समवन जो कि स्टैटिस्टिक्स बढ़ा दे, तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि ए ए इंसान और बी इंसान है ना, बी जो थ्योरी बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा सकता है, उसके पास ऐसे तरीके हैं, निमोनिक्स हैं कि वो थ्योरी याद करा दे। दूसरा ए जो टीचर है वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैनेजर सोच रहा है कि ये जो बी वाला है इसको मैं स्टैट्स दे दूं और बोलूं कि नहीं ये तो सक्षम ही नहीं है, तो वो इस इंसान की गलती नहीं है। इस इंसान के पास एक स्किल सेट था, एक नॉलेज थी, एक तरीका था। अगर उसे सही सब्जेक्ट्स दिए जाते, है ना, तो ऑब्वियसली ही और शी वुड हैव कम आउट स्ट्रांगली इन दैट। ए को अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा डालते तो यहाँ पर रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। तो कहने की बात ये है कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स की, कहते हैं ना, उसको अच्छे से आप मैनेज करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने में लग सकता है कि अच्छा यहाँ पर आप इसको अलग गोल दे रहे हो, इसको अलग गोल दे रहे हो, है ना, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली चलता है, हर एक लेवल पर ये चीज़ अच्छे से फुलफिल होती है, तो इट इज़ लीडिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गुड। ठीक है, कॉमन गोल एक जो बड़े वाला है वो यहाँ पर अचीव हो रहा है। HR has transitioned from being considered as administrative and welfare function to a strategic partner and business catalyst। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि देखो पहले एचआर का काम ना ये होता था कि वेलबींग करवा लिया, है ना, फंक्शंस करा लिए, थोड़ा सा ऑलरेडी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपलिफ्टेड रखने के लिए काम कर दिए, बेसिक पेपर वर्क जो है उनसे रिलेटेड कर दिया। लेकिन आज की डेट में एचआर सिर्फ इतना एम्बिट नहीं रह गया, अब ये कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। बिजनेस को चलाने के लिए अब अलग से एक डिपार्टमेंट बन चुका है। जैसे कोई भी बिजनेस है और उसमें प्रोडक्शन का एक इक्वल हिस्सा है ना, मतलब प्रॉफिट कमाने में ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि आप मान लो चॉकलेट बना रहे हो, अब आपका मशीनरी का खर्चा है ही प्राइम, है ना, रॉ मटेरियल लाओगे, प्रोसेस करोगे, चॉकलेट में कन्वर्ट करोगे, पैकेजिंग करोगे, तो प्रोडक्शन वाला एक सेक्टर है। उसके बाद बेचोगे, जो लॉजिस्टिक्स चैनल हो गया आपका।
लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ एक एचआर चैनल भी होना चाहिए कि कौन से लोग मार्केटिंग में एम्प्लॉय होंगे, कौन से इस वाले प्रोडक्शन को हेड करेंगे, कौन से इसको करेंगे, क्या-क्या उनके रोल्स असाइन होने हैं, कैसे इसको और डीपली समझना है, क्या जॉब रोल्स हमने असाइन किस-किस को करने हैं। सो इट पॉलिसीज क्रिएट करना बेटर है ना। तो इट बिकम्स अ होल अनदर डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। दिस चेंज हैज बिन ड्राइविंग has been driven by shifting workforce demographic changes in work ethic globalization and technological advancement। ये globalization वर्क एथिक्स में चेंज होना, लोगों के माइंडसेट्स में चेंज होना, इन सब चीज़ों की वजह से आया है। नॉलेज एरा जो था, ह्यूमन कैपिटल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो नॉलेज एरा मतलब जिसे हम कहते हैं कि अगर हम नॉलेज को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं तो उस केस में ह्यूमन कैपिटल जो है वो वेल्थ जनरेशन का सबसे एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। सिमिलर टू लैंड इन द एग्रेरियन एरा। तो जैसे वो वाली इकोनॉमी थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज, उस केस में क्या होता था, लैंड होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तब आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नॉलेज एरा में ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी इकोनॉमी ओवरऑल वेल्थ की तरफ जाएगी। स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल आर द की ड्राइवर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो तरीके के सेटअप्स यहाँ पर हो सकते हैं, फॉर्मल सेटअप्स एंड इनफॉर्मल सेटअप। फॉर्मल सेटअप जो है, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स क्लियरली डिफाइंड है, पता है, पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशन से सबको अपने रोल डिफाइंड है, सबको पता है कैसे फॉलो करने हैं, कितने टाइम में फॉलो करने हैं, और वो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। इनफॉर्मल में ग्रुप प्रोसेसेस के हिसाब से हम चलते हैं कि हम ग्रुप ऑफ पीपल है, हमें पता है कि हमें एक छोटा सा स्टार्टअप हमने खोला है, हमें उस गोल की तरफ जाना है, हमें स्टार्टअप को आगे पुश करना है, हमारे रोल्स बदलते रहेंगे। आज अगर मैं मार्केटिंग देख रही हूँ, हो सकता है कल मैं कंटेंट भी देख लूँ, है ना। तो रोल्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, दे विल कीप ऑन इवॉल्विंग। टू मच स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देती है। तो कहने की बात यह है कि देखो, थोड़ी बहुत फॉर्मलनेस इन द हायरार्की, इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, है ना। वो एक एक समझ, एक ईज ऑफ ऑपरेशंस में मदद करती है। लेकिन अगर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो ह्यूमन रिसोर्स में, है ना, मान लो मैं डायरेक्टली अपना क्या कहते हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी है, मैं अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करती हूँ एंड दे फाइंड आउट सोल्यूशन टू दैट। नहीं हो रहा तो दे कैन गो अहेड एंड टॉक टू देयर मैनेजर्स एंड वट एवर। बट मान लो कि ऐसा है कि यहाँ पर हम बिल्कुल हर एक चीज़ में ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ है उसमें भी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इनफॉर्मल सपोर्ट, है ना, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, हम ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, तो हमें वो भी नहीं करना। इन दोनों को मिलाकर इंटरकनेक्ट करके हमें बीच में एक बेसिक कुछ ऐसा इन दोनों का सोल्यूशन ढूंढना है जिसकी वजह से हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़े। वन स्ट्रीम focuses on systematical and analytical organizational activities to bring out specific operations. The other stream focuses on understanding an individual's relation with their work and how they interact with their activities. तो एक में फॉर्मल वाले में हम पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले में हम उस सिस्टम में जो अंदर उसके कड़ी है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसे स्टडी कर रहे हैं, उसके वर्क करने के तरीकों को स्टडी कर रहे हैं। सो एक बहुत प्रोमिनेंट अप्रोच आती है यहाँ पर, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो फोकस था दैट वाज प्राइमरी, मतलब दैट वाज रिलेटेड टू एक्टिविटीज assuming people would do the work they are employed to and paid to do। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द फोकस वाज प्राइमरीली ऑन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क सिचुएशन। काम से रिलेटेड जो सिचुएशन है, ये अज्यूम किया जाता था कि लोग आएंगे, जितना उनको पैसा मिल रहा है वो काम करेंगे और चले जाएंगे। फ्रेडरिक टेलर, नोन फॉर हिज डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी, इन्होंने एम्फसाइज किया कि भाई टाइम एंड मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज़ में। इन्होंने बताया कि टास्क, कोई भी टास्क अगर कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है ना, उसको छोटे छोटे इजी अंडरस्टैंडेबल हिस्सों में डिवाइड, यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रोकन, इट कैन बी ब्रोकन डाउन। क्या होगा उससे? उससे समझ होगी कि एक दिन में एक इंसान पूरा क्या करता है, वो देखने की बजाय हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, एक पार्ट है जिसमें कि वो क्या बोलते हैं, लेट्स से कि आप बैंक में काम करते हो, है ना, तो कैशियर हो। तो लेट्स से पहले वाले में अपने जो पिछले दिन की बुक्स हैं, है ना, पिछले दिन के कोई अनमेंटेन्ड खाते हैं या उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आगे भेजना है, वो कर रहे हो। सेकंड में कस्टमर्स के लिए वो विंडो खोल रहे हो, है ना। थर्ड में फॉलो अप ले रहे हो। तो मतलब टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन।
पीपल विल परफॉर्म एक्टिविटीज इन रिटर्न फॉर मनी, लोग जो हमेशा काम करेंगे अगर उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे उस चीज़ के रिटर्न में. पीपल विल फॉलो व्हाट इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. लोगों के लिए एक सिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है, मेंटेन्ड है, उसे फॉलो करना ज़्यादा आसान होता है और वो करेंगे. एक बार वो सिस्टम बन गया तो दे विल फॉलो. सो दीज आर द अजम्पशंस. ठीक है. तो this approach ignored the vital aspects of human behavior such as fatigue, boredom and need for social interaction. अब इन्होंने अपने जो टाइम एंड मोशन का कॉन्सेप्ट दिया ना, जिसमें कि हाँ जी, तो जिसमें कि उन्होंने कहा है कि टास्क को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटो, टाइम एंड मोशन को स्टडी करो, उससे काम ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज़ हो सकता है. तो इस थ्योरी में उन्होंने ये चीज़ मतलब कंसिडर नहीं करी कि फटीग भी होगा. ऐसा नहीं है कि एक काम पहले सेगमेंट में जैसे हो गया, वो रिपिटेटिवली एक ही तरीके से कंटिन्यू हो सकता है. रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप डायनामिक्स वर नॉट कंसिडर्ड रेलेवेंट टू मैनेजिंग पीपल एंड वर्क. प्लस उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स, जब इंडिविजुअली आप एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके करते हो वैसे जब ग्रुप में करते हो तो वो जो डायनामिक्स में चेंज आता है वो कंसिडर नहीं किया. तो ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पर निग्लेक्ट किया गया. तो वे थोड़े से क्रिटिक्स थे इस अप्रोच के. कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन. द अप्रोच कंट्रोल्ड एंड प्रिडिक्टेड एक्टिविटी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू वर्क डिसरिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट्स. कि कभी मन ठीक नहीं होगा, है ना, कभी हो सकता है कि मोटिवेटेड फील ना कर रहा हो एम्प्लॉय. assuming that people were replaceable and would not significantly impact the organization. ठीक है. प्लस यहाँ पर ये भी कंसिडर नहीं किया गया कि there are times when you cannot hold the human resource. There will be layoffs, there will be people leaving the organization. तो उस केस में कैसे इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है. ठीक है जी. तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैकेनिकल अप्रोच क्या है? लेबर यूनियंस एंड अनरेस्ट. ठीक है. द अप्रोच कंट्रीब्यूटेड टू लेबर यूनियंस एंड लेबर अनरेस्ट ड्यू टू इट्स रिजिड एंड मैकेनिकल नेचर. तो लोगों ने, एम्प्लॉयज ने अपने ग्रुप्स बना लिए उनकी बातों को एड्रेस करवाने के लिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट हो गई. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेसेस बिकेम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन सच ऑर्गेनाइजेशंस. जो इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा हेवीली यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब लोग अपने ग्रुप बनाकर सब जाकर एक चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं. ठीक है. तो यूनियनिज्म की जो भावना है वो यहाँ से जागरूक हुई. तो ये आपकी समरी है आज के लेक्चर की. आप इसे चेकआउट कर सकते हो. आज का ये पूरा जो लेक्चर है इसे रिवाइज करने के लिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द की डिफरेंशिएटर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस? तो ह्यूमन रिसोर्स इज द की फैक्टर. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. हु इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच? तो हमने एक ही नाम पढ़ा है आज के लेक्चर में, दैट इज फ्रेडरिक टेलर. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेजर क्रिटिसिजम्स फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच? तो ये था कि हम ह्यूमन बिहेवियर को निग्लेक्ट करते हैं और उनकी सोशल इंटरेक्शंस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस वाले पैटर्न में. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. तो इसके साथ ही हमने ये टॉपिक जो है ये कवर कर लिया है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब देन यू कैन, एंड आपको चाहिए कि कोई कोर्स जो कि मदद कर सके आपकी इस जर्नी में, तो आप edutab.in पर जाकर, जस्ट अ सेकंड, सम ग्लिच इज देयर. edutab.in पर जाकर आप यहाँ पर कोर्सेज में जब कैब के कोर्सेज को चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पर मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं. अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो. कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ठीक है जी. तो ये आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो ब्रोशर डाउनलोड करके, और ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. सेम चीज़ इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल है, एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.